जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी एंड कंप्यूटर। आईटी यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी पूरे साल भर में न्यूज़ आई हैं उन सबको हम कवर करेंगे। तो पहली न्यूज़ है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जो मैन मेड या इंसान जो किसी कंप्यूटर को और मशीन के थ्रू लर्निंग सिखाते हैं उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये किस लिए सिखाते हैं? ताकि हम हमारी डिसीजन मेकिंग ईजी हो सके, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी है उसे ईजी कर सकें, क्रिएटिविटी कर सकें, वीडियो इमेज वगैरह बना के अपनी जो हमारी इमेजिनेशन है तो उसे हम ईजी कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 स्टेजेस हैं। एक है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, एक है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और एक है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। अभी हम फर्स्ट स्टेज पे हैं जो कि है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। ये 2 फेज़ अभी आने बाकी हैं। इन 2 स्टेज पे हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं। तो हम स्टेज 1 को समझ लेते हैं कि आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है क्या। इसमें हम मशीन को जितना टास्क देते हैं वो बस उतना ही करता है। जैसे हम सिरी, आईफोन में सिरी होता है या फिर एंड्रॉयड में एलेक्सा वगैरह होता है, तो हम इनसे जितना बोलते हैं ये सिर्फ इतना काम करते हैं। जैसे गाना बजाने के लिए बोले तो ये सिर्फ सिंपल वही गाना बजेंगे जो आप बोलेंगे, या फिर आप कुछ जोक सुनाने के लिए कहेंगे तो ये सिर्फ वही जोक, एक आध जोक सुनाएंगे, इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। चैट जीपीटी में आप जितना भी आप बोलेंगे, कुछ सर्च करने के लिए बोलेंगे, वो सिर्फ उससे ही रिलेटेड चीज़ें सर्च करेगा, इससे आगे का काम नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा स्टेज 1 आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसे हम वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब है हमारा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, इसे हम स्ट्रॉन्ग एआई भी बोलते हैं। ये वो काम भी कर सकता है जो कि एक इंसान भी कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है जो एक इंसान कर सकता है। अगर हमने इसमें काफ़ी सारा डेटा डाल दिया तो ये एक डेटा को अलग अलग टास्क में यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसकी प्रोग्रामिंग होगी और ये डेटा को यूज़ कर सकेगा। ये अपने आप में, अगर मान लीजिए ये बीच में कहीं फंसता है तो एक्सपीरियंस के साथ साथ ये अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकता है। जैसे ह्यूमन होते हैं अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो उसी तरह ये भी अपनी गलतियों से सीखेगा। अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, उसके बाद ये थोड़ा अपने आप को स्मार्ट करेगा और इम्प्रूव करेगा बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशंस के। फिर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। यहाँ पर यह कहा जाता है कि इसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस डेवलप हो जाएगी, मतलब ये ह्यूमन से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेगा, ये ह्यूमन से ज़्यादा स्मार्टर रहेगा। और जैसे आपने एक मूवी देखी होगी टर्मिनेटर में उसके काफ़ी सारे उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है। वो अपने अकॉर्डिंग इमोशन को समझ सकता था। उसे अगर ये बोल दिया गया कि ए व्यक्ति को बचाना है तो वो सारे एफर्ट्स लगा देगा, सारा डेटा यूज़ कर लेगा उस इंसान को, उस व्यक्ति को बचाने के लिए। तो एक तरीके से सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर आ गई है। इसकी जो एल्गोरिथम होगी, हो सकता है ये अपनी एल्गोरिथम खुद एनहेंस कर ले, खुद इंप्रूव कर ले, और एक तरीके से सुपर ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी इसके अंदर आ जाए। जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, साइंटिफिक प्रॉब्लम होती है, ये हो सकता है उसे भी सॉल्व करने की कैपेसिटी रखे। ये इन्वेंशन भी कर सकता है, ये एक तरीके से नई थ्योरी भी जनरेट कर सकता है, अलग अलग वर्क, आर्टिस्टिक वर्क भी कर सकता है, पेंटिंग कर सकता है, गेम खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है, ये सारे काम ये कर सकता है। मतलब ये फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड जो है दोनों को ये कंट्रोल कर सकता है एक साथ। तो एक तरीके से ये दोनों एआई हमारे अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इन पे काम चल रहा है। और ये हुबहू वैसा ही रहेगा जैसे टर्मिनेटर में जो दिखाया गया, स्काईनेट करके एक कैरेक्टर है, उसे दिखाया गया है टर्मिनेटर में। तो वो अपनी खुद से चीज़ें करता था, समझता था, और जो भी उसे टास्क दिया गया है उसे बहुत एडवांस लेवल पर जाके उसे परफॉर्म करता था। तो ये कुछ स्टेजेस थी एआई की जो कि आने वाले टाइम पे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं जनरेटिव एआई पे। जनरेटिव एआई यानी आपने अगर चैट जीपीटी यूज़ किया होगा तो ये जनरेटिव एआई ही है। इसमें हम इमेज क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, ऑडियो, सॉफ्टवेयर, कोड वगैरह। हम जस्ट टाइप करेंगे कि हमें इसका कोड बना के दीजिए तो ये कोड बना के दे देगा, इमेज क्रिएट कर देगा, टेक्स्ट क्रिएट कर देगा। किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछेंगे तो जो भी इसके पास डेटा स्टोर है वहाँ से निकाल के ही आपको टेक्स्ट करके दे देगा। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल एआई और जनरेटिव एआई के बारे में। पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल एआई की कि ये एनालाइज डाटा, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, ऑटोमेट डिसीजन मेकिंग। इसके पास जो डेटा है उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा को एनालाइज करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो टास्क करेगा और उसी डेटा के अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले पाएगा। इसके कुछ स्पेसिफिक और एक्सप्लिसिट रूल और एल्गोरिथम है जिसके बेसिस पे ये काम करता है। स्ट्रक्चर्ड आउटपुट सच एज प्रेडिक्शन, सॉल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। तो डेटा के अकॉर्डिंग जो इसके पास स्टोर है उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्शन भी कर सकता है। रिक्वायर्ड मैनुअल इंटरवेंशन एंड रिप्रोग्रामिंग। ट्रेडिशनल एआई को जो है ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं जनरेटिव एआई की। क्रिएट न्यू डेटा, टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक। इसमें हम हाइपोथेटिकल इमेज और टेक्स्ट, म्यूजिक वगैरह हम जनरेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने बोला कि हमें एक ऐसी वीडियो बना के दो जो कि बहुत गरीब लड़का है और बहुत स्ट्रगल कर रहा है, तो वो डेटा इसके पास है नहीं लेकिन वो जनरेट कर देगा ऐसा कि एक गरीब लड़का है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। हो सकता है ये दिखा सके कि वो कहीं किसी खंबे की लाइट के नीचे पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसे ये वीडियो भी बना के दे सकता है, इमेज बना सकता है ऐसा। तो ये सारी चीज़ ये न्यू डेटा क्रिएट कर सकता है। डेटा ड्रिवन लर्निंग, जो इसके पास डेटा है उससे वो लर्न करता है और फिर वो आगे हमें रिजल्ट देता है।
एंटायरली न्यू कंटेंट और क्रिएटिव आउटपुट। ऐसा नहीं है कि ये पुराना कोई डेटा कोई वीडियो या इमेज उठा के दे दी, ये प्रॉपर पूरी नई अपनी तरफ से नई कंटेंट बना के देता है। इमेज, म्यूजिक, टेक्स्ट जो भी है, जो भी ये लर्न करता है उसके अकॉर्डिंग ये नया डेटा देता है। ऑटोमेटिकली एडजस्ट एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस ओवर द टाइम। ये जो है अपने आप इंप्रूव करता रहता है, अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है। ऐसा नहीं है कि इसे बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत है, ये अपने आप कर सकता है काफ़ी कुछ। फिर हम चलते हैं LLM की तरफ, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये जो है लैंग्वेज को समझने के लिए एक AI का यूज़ किया जाता है। जैसे ये कोई भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकता है, और जो अगर मान लीजिए उसमें कुछ क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड भी कर सकता है क्वेरीज को, जो आपने क्वेश्चन पूछा है। लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है, फिर बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट, इन सबको ये लर्न कर सकता है, और उनके अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट सोर्स भी बता सकता है कि ये इसने कहाँ से लिया है, ये कोड इसने कहाँ से उठाया है, ये स्टोरी इसने कहाँ से उठाई, ये सारी चीज़ भी ये बता सकता है। काफ़ी सारी LLM बेस्ड एप्लीकेशन वगैरह हैं, जैसे GPT-4 करके आई है ओपन AI की, और पाल्म 2 आया है गूगल का। तो ये जो कुछ एप्लीकेशन वगैरह हैं ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे बेस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मशीन लर्निंग पे। अ कंपोनेंट ऑफ AI दैट इनेबल AI टू इमिटेट द वे दैट ह्यूमन लर्न्स, ग्रेजुअली इंप्रूविंग इट्स एक्यूरेसी। तो ये जो है इंसानों की तरह लर्न कर सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। जो भी इसके पास डेटा है उसको लर्न करके उसको इम्प्रूव कर सकता है, एनहांस कर सकता है अपनी एफिशिएंसी को। और जो भी हम इसमें डेटा डालते हैं उसके पैटर्न को ये पहचान के उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्शन भी कर सकता है कि मान लीजिए हम कोई पर्टिकुलर चीज़ बार बार सर्च कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे जो इसे डेटा मिलता जा रहा है तो उसके बेसिस पे ये प्रेडिक्शन भी कर सकता है। जैसे हमारे पास कोई कॉल आती है, मान लीजिए कोई स्पैम कॉल आती है, तो मान लीजिए एक बार कॉल आई, 2 बार कॉल आई, हमने उसे कट कर दिया, या हमने उसे रिसीव नहीं किया, या फिर और लोगों ने उस पर सेव किया हुआ है, स्पैम करके सेव किया हुआ है किसी कॉल नंबर को, फ़ोन नंबर को। तो हो सकता है जब नेक्स्ट टाइम वो दूसरी तीसरी बार कॉल उसी नंबर से हमारे पास आए, तो हो सकता है मोबाइल हमें शो करे कि स्पैम कॉल या फिर स्पैम ईमेल, ये सारी चीज़ें वो शो कर सकता है, क्योंकि वो मशीन अपने डेटा में बार बार रीड कर रहा है, लर्न कर रहा है, और अब उस एक्सपीरियंस से वो प्रिडिक्ट भी कर पा रहा है। फिर ये मेडिकल फील्ड में भी यूज़ हो सकता है, अलग अलग डिवाइसेस में या ट्रीटमेंट में, ये हम इसे मशीन लर्निंग को यूज़ कर सकते हैं। इसका बेहतरीन एग्जांपल है टेस्ला, जो कि है ड्राइवरलेस कार जो है, तो वो डेटा रिसीव करता है, लर्न करता है, उसके अकॉर्डिंग ये ड्राइव भी कर सकता है कार। ड्राइवरलेस कार भी इसी पे बेस्ड है, तो हम इसमें टेस्ला का एग्जांपल लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। या फिर सबसे कॉमन एग्जांपल इसका अगर हमें देखना है तो हम अपने फ़ोन में, जैसे आईफोन हो गया और एंड्रॉयड में भी अब आने लगा है कि फेस रिकॉग्निशन से हमारा फ़ोन अनलॉक हो जाता है, तो वो भी एक मशीन लर्निंग है। हमने उसमें डेटा डाल दिया कि जब भी ये फेस कैमरे के सामने आए तो फ़ोन अनलॉक हो जाए, तो मशीन ने लर्न किया, आपकी फीचर्स को पहचाना, आपके आँखों को, नोज़ को, पूरे फेस को उसने रिकॉग्नाइज़ किया, फिर उसके बाद उसने जो है प्रोसेस किया, और एक तरीके से आपके डेटा को उसने रिसीव किया और आपका फ़ोन अनलॉक कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं हम large action model and AI agent. An AI model that can understand and execute complex tasks by translating human intention into action. तो large action model वही है कि मतलब जितना भी टास्क, जो भी टास्क उसे करना है पहले उसे समझेगा, फिर बाद में उसके बाद वो एग्जीक्यूट करेगा। AI एजेंट क्या है? AI एजेंट कैन इंगेज इन रियल टाइम मल्टी मॉडल टेक्स्ट, इमेज, वॉइस इंटरेक्शन विद ह्यूमंस। तो AI एजेंट जो है टेक्स्ट, इमेज और वॉइस के फॉर्म में ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे एलेक्सा वगैरह हो गया, तो ये हमसे बात भी कर सकता है। हम पूछें हाउ आर यू, तो वो रिप्लाई भी कर सकते हैं, एलेक्सा, सिरी, वट एवर यू आर यूजिंग। तो सेंसर का यूज़ करके ये जो है परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये हमने अक्टूबर मंथ के साइंस एंड टेक में कवर किया हुआ है, इसे डीप में जाके हम पढ़ सकते हैं वहाँ से। बाकी मैं एक ब्रीफ न्यूज़ आपको बता देता हूँ कि जॉन जे हॉपवर्ड एंड जेफरी हिंटन, ये 2 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स जो होता है उसकी मदद से इन्होंने मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है ये बताया कि ये कैसे वर्क करते हैं, किस तरीके से मशीन लर्निंग होती है, किस तरीके से ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। तो इन्होंने ऐसे ही बताया जैसे हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के अंदर हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, उसी के तरीके से ये वर्क करता है, इन्होंने ये बताया है। तो जैसे हमारे ब्रेन के अंदर काफ़ी सारे न्यूरॉन्स होते हैं, और ये जो है इट इज़ बिल्ड फ्रॉम लिविंग सेल्स न्यूरॉन्स, ठीक है, दे कैन सेंड सिग्नल टू ईच अदर थ्रू द साइनेप्सिस। तो ये एक पूरा एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन है, ठीक है। तो आप एक तरीके से समझ लीजिए ये हेड है और ये वाला पार्ट जो है ये टेल है। तो हर एक न्यूरॉन जो है वो हेड टू टेल से कनेक्ट रहता है। तो जब ये कनेक्ट होता है तो ये स्ट्रांग होता है, जब ये कनेक्ट नहीं होता तो ये वीक होता है। मतलब जब हम कोई वर्क परफॉर्म करते हैं, जब हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं तो ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये स्ट्रांग हो जाता है। और जब हम कोई टास्क परफॉर्म नहीं करते, आइडल बैठे रहते हैं, तो ये वीक होता है, ठीक है।
जैसे हम कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करें तो हमारा दिमाग बहुत तेज़ी से काम करता है कि ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे सॉल्व होगा, या एक सम को करने में अलग अलग तरीके हम यूज़ करते हैं, तो हमारा दिमाग चारों तरफ घूमता है, तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है जब ये हम अपना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ये साइनअप्स के थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं, इसकी टेल और इसका हेड ऐसे ही ये, तो ये वीक तब होता है जब हम कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, ये नोट्स के थ्रू जुड़ा रहता है। ये क्या था, न्यूरॉन्स के बेसिस पे काम करता है, मतलब न्यूरॉन से बना होता था, ये नोट से बना हुआ है। तो जब हम किसी एआई को वर्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं, टास्क परफॉर्म करने के लिए देते हैं, तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन जिस टाइम पे टास्क नहीं कर रहा होता तो ये वीक होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी भारत जैन प्रोग्राम से रिलेटेड। ये भी हमने अक्टूबर मंथ के साइंस एंड टेक में किया हुआ है। भारत जैन प्रोग्राम जो है एक तरीके से जैसे चैट जीपीटी है, उसी तरीके से इंडिया अपना भारत जैन बना रहा है, जो कि जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और जैसे और कंट्रीज बना रही है, ऐसे अब इंडिया भी इस फील्ड में कदम रख रहा है। इसमें हम मल्टीलिंगुअल मल्टी मॉडल प्रोग्राम को इंसर्ट करेंगे। काफ़ी सारी इंडियन लैंग्वेज हैं, तो वो इसमें हम प्रोग्राम करेंगे। भारतीय डेटा सेट बेस्ड ट्रेनिंग, उसी के अकॉर्डिंग इसे ट्रेन किया जाएगा, मतलब ये खुद ही ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भारत जैन प्रोग्राम जो है इंडिया का है। फिर हम एक भारत डेटा सागर बना रहे हैं, तो इसमें जो है हम बहुत सारा इंडियन सेंट्रिक डेटा इसमें स्टोर करेंगे, और ये डेटा हमारी अलग अलग एआई मॉडल्स में काम आ सकता है आने वाले टाइम में। तो इंडियन सेंट्रिक डेटा होगा तो इंडिया के रिसर्च और डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। जैसे अभी हम भारत जैन बना रहे हैं, तो जब हम इंडिया सेंट्रिक डेटा डालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग ये ट्रेन होता चला जाएगा, अपने आप को इंडिया के सेंट्रिक ही ये इम्प्रूव करेगा। ठीक है, तो ये भारत डेटा से अगर हमारा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। फिर है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, तो ये भी जो है हमने एडवांस एआई कैसे बनाई जाए, और इंटरनेट ऑफ थिंग को कैसे बढ़ाया जाए, क्वांटम कंप्यूटर पे कैसे वर्क किया जाए, साइबर सिक्योरिटी को कैसे एनहेंस किया जाए, उसके लिए ये हमने बनाया है। फिर कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने चलाए हैं, जैसे इंडिया एआई मिशन है, नेशनल एआई पोर्टल है, एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसमिनेशन प्लेटफॉर्म, एआई रावत करके इसका एक्रोनियम बना दिया गया। तो ये कुछ इनिशिएटिव है। या फिर ग्लोबल पार्टनर ऑन इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर नेशनल एआई स्किल प्रोग्राम है। तो ये कुछ इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ने चलाए हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने वैसे तो अभी सारे एयरपोर्ट पे नहीं है, अगर हम दिल्ली एयरपोर्ट पे गए हो, वहाँ से कहीं गए हो, वहाँ पर जाने का मौका मिला हो, तो वो जो है पहले ही एक डिजी यात्रा ऐप करके इंस्टॉल करा लेते हैं। तो वहाँ पर हम बिना किसी जो वहाँ पर पर्सनल होते हैं जो चेक करते हैं हमारा टिकट वगैरह, बोर्डिंग पास जो होता है हमारा, उसे चेक करते हैं। अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पर कैमरा लगा रहता है, और वो कैमरा जो है हमने पहले से ही उसमें इन्फॉर्मेशन डाली होती है, हमारा फ़ोटो डाला होता है, हमारी कौन सी फ़्लाइट है, किस एक तरीके से किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, या फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी डाली रहती है, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पर कैमरा होता है, हम उसके सामने जाके खड़े हो जाते हैं, वो हमें ऑटोमेटिकली पहचान लेता है और गेट खोल देता है। हमें ज़रूरत नहीं है कि कोई पर्सनल हमें आके हमारा बोर्डिंग पास वगैरह चेक करेगा। तो इसकी एप्लीकेशन है फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन डिजी यात्रा में यूज़ की गई है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ है कि नीति आयोग रिलीज वाइट पेपर रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल ऑन फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने एक रिपोर्ट या वाइट पेपर रिलीज़ किया है कि किस तरीके से हम रिस्पॉन्सिबली एआई को हम यूज़ कर सकते हैं इन फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी में। तो इसे मैंने बता दिया किस तरीके से ये काम करता है। जैसे हमारे फ़ोन में भी हमारा फेस रिकग्नाइज करके फ़ोन हमारा अनलॉक हो जाता है, तो वो भी फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी में ही आता है। फिर हम मास मॉनिटरिंग और सर्विलेंस भी कर सकते हैं। फिलहाल तो ये इंडिया के अंदर नहीं है। जैसे चाइना के अंदर हम जाएं तो वहाँ के हर एक नागरिक को वहाँ की पुलिस या वहाँ की अथॉरिटी बिना उसका जो आईडी कार्ड वगैरह है उसे देखे बिना उसे पहचान सकती है कि इस इंसान का क्या नाम है, ये कहाँ से है और ये क्या काम करता है। सारी इन्फॉर्मेशन वो जब सर्विलेंस करते हैं, मान लो पब्लिक प्लेस पर कोई कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पर खूब सारे लोग जा रहे हैं, तो ये उस कैमरे से ही देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इंसान कहाँ से है, ये क्या करता है, क्या नहीं करता। ये सारी चीज़ मास सर्विलेंस और मास मॉनिटरिंग के लिए यूज़ हो सकता है फेशियल रिकग्निशन। इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी रिलेटेड यूज़ हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने में यूज़ हो सकता है। कोई इंसान खो गया है तो उसे हम ढूंढने में मदद कर सकता है ये टेक्नोलॉजी। और क्राउड कंट्रोल करने में, जैसे अभी स्टैम्पेड की इतनी सारी घटनाएं हुई हैं, तो वो उन सारी चीज़ों में हमें हेल्प मिल सकती है कि ये इंसान कहाँ से आया था। कुंभ मेले में कितने सारे लोग खो जाते हैं या फिर इधर उधर हो जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, तो फेशियल रिकग्निशन जो है इन सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है। नॉन सिक्योरिटी रिलेटेड यूज़ भी हैं इसके, जैसे वेरिफिकेशन हम कर सकते हैं, हमारा आधार कार्ड वगैरह है तो उसके थ्रू हम कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा वो मैंने बता ही दिया। बैंकिंग वगैरह में भी हम यूज़ कर सकते हैं, बिना पासवर्ड के हम जस्ट अपना फेस सामने ला के हम पेमेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं इन टेक्नोलॉजी के थ्रू।
नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डीप फेक से रिलेटेड। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि एआई बेस्ड डीप फेक जो है उसे गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन है और उसका डीप फेक यूज़ करके कोई प्रोपेगेंडा वगैरह चलाया जा रहा है तो उसे उस चीज़ को नहीं करना है पार्टीज़ को। डीप फेक यानी किसी का इमेज है और उसके इमेज पे किसी और, मान लीजिए ये दो पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी, तो पर्सन ए का फेस जो है पर्सन बी के ऊपर लगा दिया और एक वीडियो क्रिएट कर दी और जो भी ये बोलना चाहते हैं वो उसकी आवाज़ में बोल सकता है, या फिर इमेज क्रिएट कर दी या वीडियो कुछ भी हम क्रिएट कर सकते हैं डीप फेक की मदद से। तो जो चाहे हम उससे बुलवा सकते हैं उस वीडियो के अंदर और किसी और का फेस लगा के, तो इसे हम डीप फेक कहते हैं, डीप फेक्स बोलते हैं। नॉर्मली जो डीप फेक्स हैं वो हम मूवीज़ और टीवी शोज़ में यूज़ करते हैं ताकि उनके लिए ईजी हो जाए, लेकिन आजकल ये गलत चीज़ों के लिए भी यूज़ हो रहा है। जैसे पॉलिटिक्स में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, प्रोपेगेंडा चलाना, तो इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। अब इसके लिए कुछ मेजर्स भी किए हैं गवर्नमेंट ने, जैसे सेक्शन 66D IT एक्ट 2000 के तहत जो है अगर कोई इस तरीके का ऑफेंस करता है तो उसे जेल हो सकती है। रूल 31B, रूल 32B ऑफ IT एक्ट, IT इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स रूल 2021 मैंडेट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट टू ऑब्जर्व ड्यू डेलिगेंस टू नॉट होस्ट ऑब्सीन कंटेंट डिसर्व और मिसलीड्स द एड्रेस। तो इन्होंने ये बोला है कि किसी भी सोशल मीडिया पे ऑब्सीन कंटेंट नहीं दिखाना है। मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा पॉर्न वगैरह में यूज़ होता है कि किसी फीमेल एक्ट्रेस का फेस लगा दिया और पॉर्न में चला दिया, तो वो इस तरीके के रूल के अंदर वायलेशन माना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी सारा। WHO ने एक AI क्रिएट किया है, तो ये एक फ़ीमेल AI है जो कि जिससे हम अलग अलग हेल्थ टॉपिक से हम उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। और मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ इसकी पोर्टल पे, इसमें देखते हैं वो किस तरीके से बता सकते हैं। तो मैं आपको इसके पेज पे ले आया हूँ, इसमें देखते हैं कि किस तरीके से बात कर सकती है हमसे। What is cancer? Cancer is a group of diseases characterized by the uncontrolled growth and spread of abnormal cells in the body. It can occur in various parts of the body and can affect anyone. Early detection and treatment are crucial for देखा कि किस तरीके से हमें अलग अलग डिजीज़ के बारे में डिटेल में बता सकती है। तो ये WHO का इनिशिएटिव है, वो आप भी जाके देख सकते हैं पोर्टल पे। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी जो है 3 टाइप की होती हैं, एक है ऑगमेंटेड, वर्चुअल और मिक्स। तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। ऑगमेंटेड रियलिटी रेफर्स टू द रियल टाइम इंटीग्रेशन डिजिटल इन्फॉर्मेशन इनटू यूजर एनवायरनमेंट। मतलब आपने जैसे कभी फ़ोन में इंस्टाग्राम या स्नैपचैट चलाई होगी, या वैसे भी आप कैमरा जब यूज़ करते हैं तो उसमें फ़िल्टर्स का ऑप्शन आता है। तो जब हम देखते हैं कि उसमें हम अलग अलग तरीके के इमोजी हम लगा सकते हैं अपने फेस के ऊपर, तो वो एक तरीके से ऑगमेंटेड रियलिटी है। VR किसे बोलते हैं, जैसे हम कोई पायलट है, पायलट जब ट्रेनिंग लेता है तो उसे पर्टिकुलर एक रूम में ले जाते हैं। उसका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो ऐसा होता है कि वो हवा में उड़ रहा है, और वो जो रूम होता है वो एक तरीके से एरोप्लेन की तरह होता है। उसके सामने जो डिस्प्ले होती है वो ये दिखाती है कि वो हवा में उड़ रहा है, वो लैंडिंग और टेक ऑफ वगैरह किस तरीके से कर सकता है, वो सारी चीज़ उसके स्क्रीन पर चल रहा होता है। लेकिन रियलिटी में वो सिंपल एक स्टेशनरी रूम होता है जहाँ पर वो ऐसा सिर्फ फील कर रहा है। तो ये होता है हमारा VR। यानी VR हम आजकल उसमें भी देख लेते हैं, हम डिवाइस होता है जो आंखों पे लगता है, और उसमें जब हम देखते हैं तो लगता है कि हम एक वैसे वर्ल्ड में आ गए, वर्चुअल वर्ल्ड में आ गए। जब हम इधर उधर अपना फेस घुमाते हैं तो हम देखते हैं कि वो सारा वर्ल्ड कुछ और ही है, वर्चुअल वर्ल्ड में हम पहुंच चुके होते हैं। तो हो सकता है उसमें आपको चारों तरफ फॉरेस्ट दिखा रहा हो, या फिर रेगिस्तान दिखा रहा हो, स्नो वाले पहाड़ों पर आप खड़े हों, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये AR और VR में अंतर है। जैसे ये इमेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये अपने फ़ोन से देख रहा है स्कैन करके। काफ़ी सारी एप्लीकेशन आती हैं, हम उसे जब इंस्टॉल करते हैं तो हम अपने रूम का जो फ़ोटो लेते हैं उसमें हम अलग अलग चीज़ों को हम सेटल भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने अपने खाली रूम है, उसमें हम सेट कर सकते हैं यहाँ पर सोफ़ा होना चाहिए, यहाँ पर TV होना चाहिए। तो एक तरीके से वो AR हो गया, ऑगमेंटिंग रियलिटी हो गया। और VR जो है हम देख सकते हैं कि इसने आंखों में एक तरीके का डिवाइस लगा रखा है और चारों तरफ वो देख रहा है कि एक बिल्डिंग है या फिर फॉरेस्ट और माउंटेन वगैरह देख सकते हैं इस चीज़ में। तो ये AR और VR में डिफरेंस है। फिर हमारा मिक्स रियलिटी। मिक्स रियलिटी में दोनों का यूज़ होता है, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का मिक्सचर होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी डिजिटल ट्विन से रिलेटेड। तो डिजिटल ट्विन्स का क्या मतलब है, मान लीजिए मुझे एक कार बनानी है, ठीक है। तो कार का पहले मैं डिज़ाइन बनाऊंगा वर्चुअली, मतलब डिजिटली मैंने कार का एक डिज़ाइन बनाया, उसकी परफॉर्मेंस तय की डिजिटली, सारा सब कुछ एनालाइज में डिजिटली करूँ, फिर बाद में उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर दी, कार बना दी, उसकी परफॉर्मेंस कितनी होनी चाहिए, उसकी मेंटेनेंस कब होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब ये ट्विन्स का मतलब है पहले डिजिटली करा और फिर बाद में रियलिटी में हो रहा है, तो इसे हम डिजिटल ट्विन्स बोलते हैं।
एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ। काफ़ी सारी कार्स आती हैं, आजकल एडवांस कार आ रही हैं, उसमें ऐसा होता है कि 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होनी है। तो आपको ये याद भी नहीं रखना या फिर देखना भी नहीं है कार में कि 10 किलोमीटर चल भी गई या नहीं चल गई। आप जैसे ही कार स्टार्ट करेंगे उसके डिस्प्ले पे तुरंत शो कर देगा कि आपकी कार जो है सर्विस मांग रही है, 10,000 किलोमीटर चलने वाली है, तो आप इसे सर्विस करा लीजिए। तो एक तरीके से डिजिटल ट्विन्स का यूज़ किया गया है कि कब वो मेंटेनेंस मांग रही है, कब वो सर्विस मांग रही है, मतलब एक तरीके से रियल टाइम मॉनिटरिंग करता जा रहा है। और ये हम काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। ह्यूमन ऑर्गन बना सकते हैं, उस पे कोई ड्रग कैसे रिएक्ट करता है उस ऑर्गन पे, या फिर हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारी फील्ड है जिसमें हम इसका यूज़ करते हैं। तो 4 टेक्नोलॉजी है जिसे ये यूज़ करता है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 3 एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, स्पीकर्स यूज़ करते हैं, एलेक्सा वगैरह। तो जब हम इंटरनेट को इन चीज़ों में यूज़ कर देंगे, इन चीज़ों में इनबिल्ट कर देंगे, रेफ्रिजरेटर में, एसी में, स्पीकर में, कार में, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग हो जाएगी। आप इंटरनेट से ही एक कमरे से दूसरे कमरे में बैठे हुए या फिर एक जगह पे बैठे हुए आप रेफ्रिजरेटर ऑन कर देते हो। तो रूम में बैठे बैठे आप कार को स्टार्ट कर सकते हो, उसका एसी स्टार्ट कर सकते हो। दूर से बैठे बैठे हम स्पीकर एलेक्सा से बोल सकते हैं कि भाई गाना चलाओ मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आ जाती है। एक्सटेंडेड रियलिटी मैंने आपको ऊपर बता दी, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब इसमें काफ़ी सारा हम बिना फिजिकल स्टोरेज के हम उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास SD कार्ड्स वगैरह होते हैं, या फिर पहले कंप्यूटर में काफ़ी बड़ी बड़ी रैम रोम करके चलती थी, तो उसमें हम डेटा स्टोर करते थे। अब जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हम उसमें वर्चुअली डेटा स्टोर कर सकते हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ऊपर बताया मैंने, डिस्कस किया हमने इसके बारे में, तो इसका यूज़ करता है डिजिटल ट्विन्स में। IoT के बारे में मैंने बता दिया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, कैसे काम करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसका हम बेसिक समझ लेते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे पहले जो है क्रिप्टो करेंसी में यूज़ हुई थी, बिटकॉइन में 2009 में। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। तो ये पता नहीं है कौन व्यक्ति था, कहाँ से आया था, कुछ नहीं पता। तो उसने बिटकॉइन बनाया, तो उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था। एन एक्सचेंज प्रोसेस विच वर्क ऑन डेटा ब्लॉक्स, इन दिस वन ब्लॉक इज कनेक्टेड टू अनदर ब्लॉक। तो ये जो है एक्सचेंज किसी भी चीज़ का या फिर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज प्रोसेस है जिसमें ये अलग अलग ब्लॉक से जुड़ा रहता है, और इसी को हम ब्लॉकचेन बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको और इजीली समझा देता हूँ, इजी तरीके से। मान लीजिए आपके पास ये नोटबुक है, ठीक है, और इसमें कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान इसमें कुछ भी लिख सकता है, और कोई भी इंसान इसमें कुछ भी देख सकता है जो जो इसमें लिखा है, लेकिन कोई भी इसे डिलीट नहीं कर सकता। बस ये लिखा रह जाएगा, छपता रह जाएगा, और इसे कोई इरेज नहीं कर सकता। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, हर किसी को पता होगा कि इसमें क्या लिखा है, हर किसी को पता है कि इसे हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, सिक्योर रहेगा, और ये रहेगा कि इसमें करप्शन नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के लिए हम ब्लॉकचेन यूज़ कर सकते हैं। अब हम सोचिए ऐसी तरीके की कई सारी नोटबुक्स हैं जो हर कोई देख पा रहा है, हर कोई उसमें लिख पा रहा है, और कोई इसे इरेज नहीं कर पा रहा। तो ये अलग मतलब कई सारी नोटबुक्स हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्रिप्टो करेंसी में किस तरीके से यूज़ होता है, आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो आप इमेजिन कीजिए एक नोटबुक है, इसमें आप अपने सारे ट्रांजैक्शन के बारे में लिख रहे हैं। जैसे मैंने अपने दोस्त को 5 रुपये दिए, तो मैं इसमें लिख लूँगा आई गेव 5 रुपीज़ टू माई फ्रेंड। ठीक है, तो कोई भी आके इसमें ये देख सकता है कि मैंने अपने दोस्त को 5 रुपये दिए। मेरे आसपास जितने भी मेरे पड़ोसी हैं वो सब देख सकते हैं मेरी इस अकाउंट बुक में कि मैंने अपने दोस्त को 5 रुपये दिए। और ये जो लोग देख रहे हैं एक तरीके से ये प्रूफ है कि हाँ मैंने 5 रुपये दिए। अब मैं इसे ना इरेज कर सकता हूँ, ना मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। ये सारे एक तरीके से चेक एंड बैलेंस का काम कर रहे हैं, जो सब इसमें देख सकते हैं। और ऐसा मैं कब लिख पाऊंगा, जब ये सब लोग अप्रूव कर पाएंगे, जब 6 से 7 लोग जो मेरे आसपास खड़े हैं वो मिलकर देख रहे हैं, तभी मैं इसमें लिखूंगा। तो जब ये मुझे एक तरीके से बोलेंगे कि हाँ ठीक है तुमने इसे दिया, ये सब लोग बोल रहे हैं कि मैंने भी देखा है कि भाई तुमने 5 रुपये दिए हैं, ये भी बोल रहा है मैंने 5 रुपये अपने फ्रेंड को दिए, तब जाके मैं अपनी नोटबुक में लिखूंगा कि आई गेव 5 रुपीज़ टू माई फ्रेंड। तो ये एक तरीके से परमानेंट हो गया, इसे आप कोई इरेज नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब लोग साक्षी हैं इस बात के कि मैंने इसे दिया है, और इन्होंने ही कंफर्म किया है कि मैंने अपने दोस्त को 5 रुपये दिए हैं। तो इस तरीके से ये नोटबुक बढ़ती रहेगी, और मेरा जो बैंक डिटेल है वो सारी इसमें चढ़ती रहेगी, बिना किसी एक्सटर्नल बैंक के जो इसमें देख रेख कर रहा है। इसमें लोग ही चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, इसमें लोग कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ तुमने इतने रुपए दिए, इतने रुपए निकाले, हर कोई इसमें चेक कर रहा है। तो ये एक तरीके से चेन बनती चली जाती है, और एक तरीके से वैलिडेट करते हैं हर चीज़ को कि हाँ ये चीज़ सही है। तो ये जब वैलिडेट होता रहता है, ब्लॉकचेन बनती चली जाती है। और इसी तरीके से जो जैसे मैंने 5 रुपये दिए हैं, या फिर मैं कल के दिन 5 रुपये अपने दोस्त से वापस लूँगा, तो एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी का और सिक्योरिटी का काम करेगा। इसमें कोई चीटिंग का काम नहीं हो सकता, इसमें कोई करप्शन का काम नहीं हो सकता, इसमें किसी बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थर्ड पार्टी पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा न्यूज़ में है और इतना ज़्यादा काम में आ रहा है।
तो आई होप आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझ में आई होगी किस तरीके से ये काम करता है। एक बार इसके डायग्राम को भी हम देख लेते हैं। तो क्लाइंट इनिशिएट अ ट्रांजैक्शन, मान लीजिए किसी इंसान ने ट्रांजैक्शन किया, 5 रुपये का ट्रांजैक्शन किया, तो पीर टू पीर नेटवर्क बनवाए। तो इसके आसपास के पड़ोसी ने देखा कि हाँ इसने 5 रुपये का ट्रांजैक्शन किया, 5 रुपये का ट्रांजैक्शन किया, इन सब ने बोला कि हाँ भाई इसने 5 रुपये का ट्रांजैक्शन किया है। फिर जब ये सब लोग कंफर्म कर देंगे कि इसने इन सब लोगों ने वैलिडेशन दे दिया कि हाँ 5 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो ये ब्लॉकचेन से बनती चली जाएगी वैलिडेशन की, और वेरीफाई करते चले जाएंगे कि पहले इसने बोला कि हाँ दिया है, इसने भी बोला दिया है, तो ये जो है वेरिफिकेशन होता चला जाएगा। फिर जो दूसरी तरफ इंसान बैठा है उसको ये तसल्ली हो जाएगी कि हाँ इतने रुपए का 5 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है, मेरे पास 5 रुपये आ गए हैं, या फिर मैंने उसे 5 रुपये पहुंचा दिए हैं। इस तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लॉकचेन समझ लेते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑटो एग्जीक्यूशन ऑफ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, अपने आप डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट होता चला जाता है, हमें किसी बैंक की ज़रूरत नहीं है। इम्यूटेबल, इसे हम कभी बदल नहीं सकते, इसे हम इरेज नहीं कर सकते इस डेटा को। टाइम स्टैम्प, द ट्रांजैक्शन टाइम स्टैम्प इज रिकॉर्डेड ऑन अ ब्लॉक, मतलब टाइम के साथ आता है वैलिडेशन हो, किस टाइम पे हुआ किस टाइम पे नहीं हुआ। कंसेंसस, ऑल नेटवर्क पार्टिसिपेट एग्री टू वैलिडेट ईच रिकॉर्ड, ये सब मिलकर जब एक साथ बोलेंगे कि हाँ ठीक है ये हुआ है, ये 5 रुपये का ट्रांजैक्शन हुआ है, तो एक तरीके का कंसेंसस होता है। ऐसा नहीं है कि एक ने नहीं बोला तो वहीं पर ट्रांजैक्शन रुक जाएगी। ये सब जब कंफर्म करेंगे तभी ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। सिक्योर्ड, ऑल रिकॉर्ड आर इंडिविजुअल इनक्रिप्टेड, और जो भी ये हो रहा है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो रहा है। ठीक है, इनक्रिप्टेड मतलब हो सकता है जब ये ट्रांजैक्शन कर रहा हो तो इनके पास किसी और फॉर्म में पहुंचे। मान लीजिए इसने भेजा 5 रुपये का ट्रांसफ़र किया इसने, हो सकता है ये जो वैलिडेशन कर रहे हैं ये किसी और फॉर्म में पहुंचा, इनके पास कोई मैथमेटिकल सम आ रहा हो कि भाई 7+2, इसके पास भी 7+2, इसके पास भी 7+2। जब ये आंसर करेंगे कि हाँ 7+2 9 हो गया, ये भी बोलेगा 9 हो गया, तो एक तरीके से ये वैलिडेशन दे रहे हैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में, और ये वैलिडेशन दे देंगे। तो ये चीज़ होती है कि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में वैलिडेशन दे रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। अब इनका अलग अलग चीज़ों में यूज़ हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी में यूज़ हो सकता है, वोटिंग सिस्टम में यूज़ हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी यूज़ हो सकता है, और फिर अलग अलग सप्लाई चेन में भी यूज़ हो सकता है, जैसे बैंक वगैरह हो गई, इन सब में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं विश्वसनीय नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने विश्वसनीय नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को लॉन्च किया है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। ब्लॉकचेन एज अ सर्विस with geographical distributed infrastructure designed to support various permission blockchain based applications। तो ये जो है एक तरीके से टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा ताकि हम जल्द से जल्द ब्लॉकचेन एप्लीकेशन को यूज़ कर सकें। तो ये जो स्टैक है ब्लॉकचेन का, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, और वही इंफ्रास्ट्रक्चर और टूल्स प्रोवाइड कराएगी ताकि अलग अलग फील्ड में हम ब्लॉकचेन को जल्द से जल्द लागू कर सकते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। वेब 3 से रिलेटेड है। तो पहले मैं आपको वेब 2 और वेब 3 में अंतर बता देता हूँ। जब किसी डेटा पे आपका कंट्रोल नहीं होता, किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल होता है, मतलब मान लीजिए आप फेसबुक या इंस्टाग्राम या कुछ भी आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उस पर जो डेटा है वो आपका है, लेकिन उस पर हक आपका नहीं है। मतलब वो कल के दिन डिलीट हो सकता है। आपने जिसको चैटिंग टेक्स्ट वगैरह किया है, जिसने मैसेज भेजा है, पिक्चर अपलोड की है, कल के दिन हो सकता है वो एप्लीकेशन डिलीट कर दे या फिर आपका अकाउंट उड़ा दे, बैन कर दे। तो इस वेब को हम बोलेंगे वेब 2, क्योंकि आप पे उसका कंट्रोल है ही नहीं, आपके अपने डेटा पे ही कंट्रोल नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे वेब 2। वेब 3 में क्या होगा? जब आपके अपने डेटा पे आपका खुद का कंट्रोल होगा। आपके मैसेज कोई डिलीट नहीं कर सकता, आपके जो आपने पिक्चर अपलोड की है, फ़ोटोज़ अपलोड की है, वीडियोज़ अपलोड की है, उस पर कोई किसी का हक है ही नहीं, उसे सिर्फ आप ही डिलीट कर सकते हो, आपके कंसेंट के बिना डिलीट हो ही नहीं सकता। तो फिर हम बोलेंगे वेब 3। ठीक है, तो इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल पूल ऑफ वेब 3 डेवलपर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 3% टू 12% इन 2023। तो वेब 3 डेवलपर जो हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है, वो 3% से 12% पहुंच गए हैं, और ये जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। जैसे मैंने आपको बताया था, अलग अलग लोग आपके डेटा को वेरीफाई करते हैं, तो कोई तीसरा बंदा आके आपके डेटा को डिलीट नहीं कर सकता। अगर वो उस नोटबुक पे आपने कुछ लिख दिया तो वो कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ आपने फ़ोटो अपलोड की है, आपने टेक्स्ट भेजा है, जो ये वैलिडेट कर रहे हैं उनके, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में वैलिडेट कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता आपने क्या चैट किया, आपने क्या फ़ोटो अपलोड किया है, लेकिन बस वो वैलिडेट कर रहे हैं कि हाँ आपने अपलोड किया है कुछ। तो ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड है। तो इसकी वजह से, ब्लॉकचेन की वजह से वेब 3 में आपका डेटा सिर्फ आप ही ओन कर सकते हो, कोई तीसरा बंदा ओन नहीं कर सकता। उसे आप ही डिलीट कर सकते हो, उसे आप ही अपने तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो इसका जो है, ये तो मैंने आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के फॉर्म में बताया, तो इसे हम क्रिप्टो करेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। वेब 3 जैसे क्रिप्टो करेंसी में किसी बैंक का हस्तक्षेप नहीं है, कोई बैंक आपका जाके अकाउंट डिलीट नहीं कर सकता। ऐसे ही नॉन फंजेबल टोकन है, इसमें भी आप ही का ही कंट्रोल है इस पूरे टोकन पे, किसी और का कंट्रोल है ही नहीं। क्रिप्टो करेंसी में आप किसको बेचो, कौन खरीद रहा है, आपको कुछ नहीं पता। ठीक है,
मतलब किसी बैंक को नहीं पता कि आपने कितनी क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, कितने बिटकॉइन खरीदे हैं, किसको बेच रहे हो आपको ये भी नहीं पता। तो ये क्रिप्टो करेंसी वेब3 पे बेस्ड है। तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी बिटकॉइन हाफिंग। बिटकॉइन द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है रिसेंटली अंडरगोन हाफिंग। तो हाफिंग का मतलब ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी है, मान लीजिए स्टार्टिंग में 100 क्रिप्टो करेंसी निकाली थी, 100 बिटकॉइन निकाले थे, ठीक है, तो वो 4 साल के बाद 50 बिटकॉइन कर दिए गए हैं। तो इसे हम बोलते हैं बिटकॉइन हाफिंग। तो ये जो है बिटकॉइन हाफिंग जो है वो हर 4 साल के बाद होती है। तो ऐसा करता जो है बिटकॉइन ऐसा इसलिए करता है ताकि इसकी जो सप्लाई है वो कम हो और डिमांड इसकी बढ़ी हुई है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो इसके पैसे भी बढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए ये करता है ताकि इसकी जो वैल्यू है उसकी बिटकॉइन की कीमत मार्केट में बढ़ जाए, इसलिए ये बिटकॉइन हाफिंग करते हैं हर 4 साल में। जैसे मैंने एक डेटा निकाला था कि 2012 में 50 बिटकॉइन थे, ठीक है, और 4 साल के बाद 25 बिटकॉइन हो गए। तो 2012 में जो 50 बिटकॉइन थे उसके प्राइस थे $12, ठीक है, फिर 4 साल के बाद उसके जो 25 कॉइन हुए उसकी कीमत होगी $1000। आप सोचिए कितनी तेज़ी से इसकी प्राइस की वैल्यू बढ़ी है बिटकॉइन की। तो ये फ़ायदा मतलब ये फ़ायदा होता है इसका बिटकॉइन हाफिंग से। सो नेक्स्ट चलते हैं हम अपनी न्यूज़ पे। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्ट अ 3D ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिजिटल 3D मॉडल बाय एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर। तो अगर आपने कोई वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आएगा, एक मशीन होती है, नीचे एक सरफेस होता है, यहाँ पर ये सरफेस है, ऊपर की साइड यहाँ मशीन होती है, वो नीचे आती है, और इस मशीन में हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी हमें बनाना है, मान लीजिए हमें एक प्लेट बनानी है, सर्कुलर प्लेट बनानी है, तो ये मशीन आएगी, इसके अंदर मटेरियल वगैरह भरा होता है, जो हमने सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर के थ्रू बताया कि एक गोल प्लेट बनानी है, तो ये मशीन नीचे आएगी, यहाँ पर मटेरियल एक तरीके से स्प्रेड करेगी सर्कुलर प्लेट के फॉर्म में, जो कि हमने सॉफ्टवेयर में डाला है। तो ये जो है 3D प्लेट हमारे सामने बना देगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करती है। मैं आपको एक इमेज से समझा देता हूँ। जैसे ये मशीन है, मशीन के अंदर मटेरियल भरा हुआ है जिससे ये रॉकेट बनाना है, और ये रॉकेट का डिज़ाइन हमने कंप्यूटर में सेव किया हुआ है कि इसकी डायमेंशंस ये होंगी और इतनी हाइट होगी, इतनी विड्थ होगी, इस तरीके से ये बनाना है। तो जब ये स्टार्ट होगा तो ये मशीन जो है ये मटेरियल छोड़ना स्टार्ट करेगी, और जो डिज़ाइन है उसी के बेसिस पे ये डिज़ाइन बना देगी। एक 3D रॉकेट हमारे सामने तैयार हो जाएगा इस 3D प्रिंटर की मदद से। तो आई होप आपको समझ में आएगा मैं किस तरीके की बात करूँ। ये जो सॉफ्टवेयर होता है, हम कई बार ऑटोकैड हम यूज़ करते हैं, इसमें ऑटोकैड है, इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। ये सॉफ्टवेयर है जो 3D मटेरियल की हेल्प से ऑब्जेक्ट को बना देता है। तो इस प्रिंटर के अंदर हम कई सारे मटेरियल्स डाल सकते हैं, जैसे थर्मोप्लास्टिक डाल सकते हैं, मेटल अलॉय, सिरेमिक, बायो मटेरियल्स, बायो इंक्स, ये सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं, और उसकी मदद से हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ये सारी चीज़ इन सारी फील्ड्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं 3D प्रिंटर को, जैसे एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, कंज्यूमर गुड्स। तो इन सब की मदद से हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे ड्रोन हो गया, ठीक है, गियर बॉक्स हो गया, एयर इनलेट हो गया, जिनके जो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें हम 3D प्रिंटर की मदद से बना सकते हैं। जैसे वेयरेबल डिवाइस होगी, वॉच वगैरह होगी जो आजकल हम पहनते हैं, स्मार्ट वॉच, ठीक है, और सर्जिकल मॉडल्स हो गए, और ज्वेलरी हो गई, ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, छोटे छोटे डिज़ाइन बनाने पड़ते हैं ज्वेलरी वगैरह में, तो वो हम 3D प्रिंटर से बना सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी 4D प्रिंटिंग। इंडियन रिसर्च डेवलप 4D प्रिंटेड आर्टिफिशियल ब्लड वेसल फॉर एडवांस मेडिकल क्राफ्ट। तो आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स बनाई हैं हमारे रिसर्चर्स ने 4D प्रिंटर का यूज़ करके। तो 4D प्रिंटर का मतलब ये है कि बाई क्रिएटिंग एडेप्टिव स्ट्रक्चर बियॉन्ड द कैपेबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल 3D प्रिंटर बाई रिड्यूसिंग वेस्टेज स्टीरियो लिथोग्राफी 4D टेक्निक फैब्रिकेटेड कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन इफेक्टिवली। तो 4D प्रिंटिंग की मदद से हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो अपना शेप और फंक्शन चेंज कर सकता है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। मान लीजिए बहुत ज़्यादा हीट है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है, मॉइस्चर है, लाइट है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है अपना शेप और फंक्शन चेंज कर सकता है, जो कि 3D प्रिंटिंग में नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि आपके पास कोई टी शर्ट है, ठीक है, जब वो वेट होगी, मान लीजिए इस टी शर्ट के ऊपर पानी डाल दिया, तो हो सकता है जैसे ही इसके ऊपर पानी डाले तो ये अपना साइज़ और शेप चेंज कर ले। मान लीजिए जैसे पानी डाला ये सिकुड़ के छोटा सा गोला बन गई, मतलब फोल्ड हो गई अपने आप ही, या फिर शेप चेंज कर ली, साइज़ चेंज कर लिया, ये सारी चीज़ हो सकती है। या फिर आपके पास शूज़ हैं, वो वेदर के अकॉर्डिंग आपके शूज़ जो है वो शेप को चेंज कर ले, या फिर वो उसका साइज़ चेंज हो जाए। मान लीजिए कोल्ड है तो हो सकता है वो शूज़ जो है आपके बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, या गर्मी है तो ढीले हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। या फिर एक पेपर है, एक प्लेन पेपर है, ठीक है, वो गर्मी में जैसे ही उसको हीट के पास लेके जाएं वो अपने आप फोल्ड हो जाए, जैसे ही आग उसके पास है वो अपने आप फोल्ड हो जाए, सिकुड़ के छोटा हो जाए।
तो इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? ये हमारा टाइम बचाता है, एफर्ट्स बचाता है। मतलब हमें मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप वेदर के अकॉर्डिंग या फिर जो भी एनवायरनमेंट कंडीशन होंगी उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारा टाइम बचाएगा, एफर्ट्स बचाएगा, वेस्टेज बचाएगा। ठीक है, ये सारे काम 4D प्रिंटिंग के हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस। एक कंपनी है न्यूरालिंक करके, उसने एक प्लांट साइट करके एक डिवाइस बनाया जो कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस के बेसिस पे काम करता है। तो इसे हम देख लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली इंसान की बात करें तो अगर एक इंसान को लैंप जलाना है तो वो क्या करेगा? पहले उसके दिमाग में वो डिसीजन लेगा कि उसे लैंप जलाना है, फिर वो लैंप के स्विच पे फिंगर टच करेगा और या फिर उस स्विच को प्रेस करेगा और लैंप जल जाएगा। तो ये क्या है? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस कैसे काम करता है कि मान लीजिए कोई इंसान है जो कि अंधा है, ठीक है, वो देख नहीं पाता। हो सकता है जन्म से पहले से ही अंधा हो या जन्म के बाद, मतलब किसी एक्सीडेंट के थ्रू उसकी आंखें चली गई हों। तो अब मान लीजिए उसे लैंप या फिर उसे पंखा चलाना है, टीवी चलाना है, कुछ भी चलाना है, तो वो अपने दिमाग में सोचेगा, उसके बारे में प्लान बनाएगा कि हाँ उसे लैंप जलाना है। फिर जब जो चिप उसके माइंड में लगी होगी, मतलब ब्रेन पे लगी होगी, उसमें ये प्लान प्रोसेस होगा। ठीक है, एनालाइज करेगा ये उसका प्लान को। फिर उस मतलब एक सिग्नल जाएगा उसके दिमाग से उस लैंप की तरफ और वो अपने आप लैंप जल जाएगा। जो भी डिवाइस है, मान लो फैन है, टीवी है, कुछ भी है, तो वो इसके दिमाग से प्रोसेस होगा उस चिप में और चिप प्रोसेस करेगी उस डिवाइस में, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ हो जाएगा। तो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस कैसे काम करता है कि ये डेटा को एक्वायर करता है, उसे एनालाइज करता है, ट्रांसलेट करता है ब्रेन सिग्नल को, और फिर बाद में उस जो उसने सिग्नल्स दिए उसको एक्ट में लाएगा, उसे कमांड देगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। एक हेड सेट डिवाइस जो कि हमारे सर पे लगता है, फिर कंप्यूटर प्रोसेस एंड एनालिसिस रिकॉर्डेड ब्रेन एक्टिविटी जो कि उसे ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करती है, फिर एप्लीकेशन डिवाइस टू कैरी आउट कमांड, उस डिवाइस में वो लगता है जो उस ब्रेन की एक्टिविटी को रीड कर सके। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं इसकी। एक तो ब्रेन में डिवाइस लगेगा, ब्रेन इन द सेट, हेड पे डिवाइस लगेगा, फिर उस कंप्यूटर में जो कंप्यूटर एनालाइज करेगा उसके ब्रेन की एक्टिविटी को, प्लस जो वो डिवाइस है, डिवाइस में लगेगा जो वो कंप्यूटर के थ्रू उसकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेगा और उसको एक्सिक्यूट करेगा उसके काम को। तो BCI क्या काम करेगा? ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेरेंस जो है वो माइंड को रीड नहीं करेगा, वो सिग्नल्स को रीड करेगा। ब्रेन का सिग्नल क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि मसल्स को रीड कर रहा है, माइंड को रीड कर रहा है, वो इन सब चीज़ों पे काम नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल, ब्रेन सिग्नल क्या भेजा है उस पर काम करता है। तो 2 टाइप के BCI होते हैं, एक तो इन्वेसिव और एक होता है नॉन इन्वेसिव BCI। तो इन्वेसिव जो है, जो कि न्यूरालिंक यूज़ कर रहा है, मतलब ये ब्रेन के अंदर सर्जरी के थ्रू इलेक्ट्रोड डालेंगे ताकि वो ब्रेन के सिग्नल को समझ सकें। और नॉन इन्वेसिव का क्या मतलब है? ये EEG ये हमारे स्कैल्प के ऊपर लगेगा और EEG से जो है हमारे ब्रेन की एक्टिविटी भी पता चलती है। तो ये सर्जरी के थ्रू अंदर नहीं डालेगा, ये हमारे स्कैल्प पे लगेगा। ठीक है, तो उससे ये हमारे ब्रेन सिग्नल को यूज़ करेगा या फिर उसे एनालाइज करेगा। तो ये 2 तरीके के BCI थे। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, सुपर कंप्यूटर्स की तरफ। सो प्राइम मिनिस्टर वर्चुअली लॉन्च्ड द 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर सिस्टम एंड अ हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम फॉर वेदर एंड क्लाइमेट रिसर्च। तो वेदर और क्लाइमेट रिसर्च के लिए 3 सुपर कंप्यूटर जो परम रुद्र हैं और एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर ने अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के अंदर। न्यू HPC सिस्टम नेम्ड अर्का और अरुणिका, ये इनके नाम रखे गए हैं सुपर कंप्यूटर के। विल एनहेंस एक्यूरेसी एंड प्रिडिक्शन, ये जितने भी एनवायरनमेंट और वेदर कैलेमिटीज़ होती हैं उनको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करेगा, उसकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी इन सुपर कंप्यूटर की वजह से। तो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? ये हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, बहुत तेज़ी से ये कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन करते हैं, और जिस बेसिस पे ये परफॉर्मेंस करते हैं उसे कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, फ्लॉप्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो था वो परम 8000 था, और इंडिया का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम है AI रावत, जो कि 75th रैंक होल्ड करता है टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट में। वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है? वो है USA का, जिसका नाम है फ्रंटियर। तो हमें इंडिया के याद रखने, परम 8000 ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, और AI रावत जो है इंडिया का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटर है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में देख लेते हैं। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था ताकि हम इंडिया जो है वर्ल्ड में एक तरीके से लीड करे सुपर कंप्यूटर की फील्ड में। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसे इम्प्लीमेंट कौन करता है? एक तो CDEC जो कि एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और ये इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में है।
तो ये और जगह भी यूज़ हो सकता है, जैसे कटिंग एज रिसर्च में यूज़ हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, गवर्नेंस में यूज़ हो सकता है, हेल्थ मेडिसिन में यूज़ आ सकता है, सुपर कंप्यूटर डिजास्टर मैनेजमेंट में, और अलग अलग वेदर फोरकास्टिंग, मिलिट्री डिफेंस वगैरह में इसे हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी लाइफाई टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फंडेड स्टार्टअप and under the Innovation for Defense Excellence IDEX will secure Li-Fi technology for Indian defense sector, particularly focus on Navy। तो नेवी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने Li-Fi टेक्नोलॉजी को एक तरीके से लाने के लिए स्टार्टअप में फंड किया है। IDEX क्या है? एक तरीके का इंस्टीट्यूट है जो कि अलग अलग इनोवेशन वगैरह करता है डिफेंस के फील्ड में, और इंडियन डिफेंस आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को अलग अलग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है रिसर्च और इनोवेशन के थ्रू। अब हम जानते हैं लाइफाई क्या है, लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी क्या है। ये जो है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। ये लाइट वेव को यूज़ करके और डेटा ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। जैसे हम वाईफाई यूज़ करते हैं, वो रेडियो वेव्स को यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र करता है, ऐसे ही लाइफाई है जो कि लाइट को यूज़ करके, लाइट वेव्स को यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र करता है। तो लाइफाई जो है ये एलईडी का यूज़ करेगा, लाइट एमिटिंग डायोड का यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र करेगा। तो मान लीजिए ये कोई इंटरनेट का सोर्स है, यहाँ से ये लाइट एलईडी बल्ब जो है कनेक्टेड है, यहाँ पर डेटा रिसीवर रखा है, और यहाँ पर जो हमें आउटपुट में दिखेगा वो डेटा। तो लाइट जो है, एलईडी जो है लाइट के फोर्स में ये डेटा ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। और ये डेटा रिसीवर डेटा रिसीव करेगा, फिर बाद में हमें आउटपुट में वो डेटा दिख जाएगा। तो ये जो है वाईफाई से ज़्यादा काम करता है, मतलब ज़्यादा तेज़ काम करता है, लगभग 10 गुना ज़्यादा तेज़ ये डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं कि ये पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया में ही काम में आ सकता है। जैसे वाईफाई हम काफ़ी दूर तक यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ये एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया में ही काम कर सकते हैं। तो ये इसका कुछ ड्रॉबैक था। और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड न्यूज़ है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव 5th सेमीकंडक्टर यूनिट इन इंडिया, सेटअप इन सनंद, गुजरात के अंदर 5th सेमीकंडक्टर यूनिट इंस्टॉल की गई है। तो सेमीकंडक्टर जो है इसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं, और ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर इसके बीच का मटेरियल होता है। इसे हम एज ए कंडक्टर भी यूज़ कर सकते हैं और एक तरीके से इंसुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन को हम सेमीकंडक्टर एलिमेंट मानते हैं, और ये जो है काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, और आजकल AI, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी नेटवर्क एज अ सर्विस, नास। मार्केट फॉर नास इन इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड। मतलब हमारा इंडिया में जो नेटवर्क एज सर्विस है, वो उसकी जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये लगभग $7.5 बिलियन तक बढ़ जाएगी 2029 तक। तो ये जो है नास जो है कि ये क्लाउड बेस्ड नेटवर्किंग मॉडल है। मतलब जैसे हम पहले SD कार्ड्स वगैरह यूज़ करते थे और रैम या फिर रोम यूज़ करते थे अपने कंप्यूटर में, ऐसे ही आज हम यूज़ करते हैं। गूगल ड्राइव हो गई, या फिर आईफोन में अलग तरीके की क्लाउड यूज़ होता है, तो उनको हम डेटा स्टोर करने में यूज़ में लाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो नास है इसका हम यूज़ करते हैं। अब क्या है, कस्टमर जो है इन क्लाउड्स को रेंट पे भी ले सकता है। ऐसा नहीं है कि उसे अपना ही एक क्लाउड बनाना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन जो है वो इसे रेंट पे भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो अलग ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, क्रिएट करें इन सर्विस को प्रोवाइड कराने के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिस्ट रिपोर्टेड अ ब्रेक थ्रू इन न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग। तो न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर को हम न्यूरोमॉर्फिक इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। हमें पता है कंप्यूटर जो है वो 1 और 0 की लैंग्वेज समझता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि ये 1 और 0 की लैंग्वेज ना समझ के एक ह्यूमन का ब्रेन जैसे काम करता है उस तरीके से कंप्यूटर को काम कराया जाएगा। जैसे इंसान के ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे ही ये जो है नोट्स के बेसिस पे काम करेगा। जैसे मान लीजिए ये नोट्स हैं, है ना, हमने यहाँ पर इनपुट दिया। वेट, मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो ये समझ लीजिए ये नोट्स हैं और ये न्यूरल नेटवर्क है। यहाँ से हमने इनपुट दिया कुछ काम करने के लिए, कुछ टास्क करने के लिए, और ये न्यूरल नेटवर्क से एनालाइज करेगा कि किस तरीके से ये काम होना है। फिर बाद में जाके ये आउटपुट निकालेंगे इस सोर्स पे कि ये उसका क्या आउटपुट होना चाहिए। इनपुट दिया तो आउटपुट मतलब किस तरीके से आना चाहिए ये यहाँ पर डिसाइड होगा, ठीक है। तो एक तरीके से इसकी जो है सेल्फ लर्निंग एबिलिटी होगी, और AI, रोबोटिक्स और रियल टाइम प्रोसेसिंग वगैरह में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि पहले के कंप्यूटर जो थे वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क कर सकते हैं जो कि हम उसमें
एक तरीके से उसमें जो हम डालते हैं सिर्फ वही काम वो कर सकता है। प्री प्रोग्राम इसकी जो एबिलिटी होती है ट्रेडिशनल जो कंप्यूटर होते हैं, इसमें क्या है, ये सेल्फ लर्निंग अपने आप, जो मैंने यहाँ नोट्स बनाए थे, ये आप अपने आप जो है आपस में चेक करेगा टास्क को किस तरीके से करना है। तो एक तरीके से सेल्फ लर्निंग वाला प्रोसेस इसमें डाल दिया जाएगा, ह्यूमन ब्रेन की तरह ये मिमिक करेगा। तो ये था न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग, और इसी के साथ हमारी ये न्यूज़ ख़त्म होती है। और वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको आसान भाषा में ये न्यूज़ अच्छी लगी, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स लोगों को सेंड कर दो अगर उन्हें भी आसान भाषा में समझना है। और थैंक यू।